हेलो मित्रों, नमस्कार। कल्याणी आईएएस एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि हम मध्य प्रदेश के साहित्यकारों का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने मध्य प्रदेश के प्राचीन साहित्यकार और मध्यकालीन साहित्यकारों का अध्ययन किया। हमने उनकी विशेषताएं भी देखी कि जो प्राचीन कालीन साहित्यकार थे उनके साहित्य की रचना मुख्यतः संस्कृत भाषा में लिखी गई थी और जो मध्यकालीन साहित्यकार थे वह मुख्यतः रीतिकालीन साहित्यकार थे, रीतिकालीन काव्य से प्रेरित थे। अब इसके बाद आधुनिक साहित्यकार की बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा, जितने भी आधुनिक साहित्यकार हैं इनमें अधिक से अधिक साहित्यकार ऐसे हैं जिन्होंने राष्ट्र की स्वतंत्रता में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। अर्थात इनमें से बहुत सारे ऐसे साहित्यकार हैं जो कि स्वतंत्रता के पूर्व जन्मे हुए थे और जो भारत में जो आंदोलन चलाए जा रहे थे, चाहे सविनय अवज्ञा आंदोलन हो, चाहे भारत छोड़ो आंदोलन हो, इनमें इन्होंने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से बड़ा ही सहयोग किया। अपने काव्य के माध्यम से, अपने साहित्य के माध्यम से लोगों के अंदर राष्ट्रभक्ति की भावना जगाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। साथ ही साथ इसमें कुछ स्वतंत्रता के बाद भी साहित्यकार हैं, इसमें कुछ बाल साहित्यकार हैं, तो उनको भी हम देखते हुए चलेंगे और उनकी विशेषताओं का अध्ययन करते हुए चलेंगे। तो चलिए यहां सबसे पहले मैं बता देता हूं कि आधुनिक साहित्यकार से किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आधुनिक साहित्यकार से एक तो इनकी जो उपमा होती है उस उपमा से सीधा प्रश्न पूछ लिया जाता है कि यह उपमा किसे दी गई है। दूसरा, साहित्यकार का सीधा नाम लिखा जाता है। 3 नंबर के प्रश्न अधिकतर बनते हैं। नाम के साथ साथ ये आ जाता है कि यह रचना किसकी है, यह पूछ लिया जाता है कि मान लीजिए कोई आधुनिक साहित्यकार है, चाहे बालकृष्ण शर्मा नवीन है या फिर माखनलाल चतुर्वेदी है, सुभद्रा कुमारी चौहान है, नंद दुलारे वाजपेयी हैं, कोई भी हैं, यह कहाँ के निवासी थे या कहाँ इनका जन्म हुआ। तो इनका जन्म स्थान बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। साथ ही साथ इनकी रचनाएं, कौन कौन सी रचनाएं हैं वो बहुत प्रमुख हो जाती हैं, क्योंकि 3 से 4 रचनाएं इनके विषय में लिखने को आ जाती हैं या कोई एक रचना दे दी जाती है और पूछ लिया जाता है यह रचना किसकी है। साथ ही साथ इनकी क्या विशेषता है, अर्थात इनके लिए कौन कौन से पुरस्कार मिले हुए हैं, यह भी आपको ध्यान में रखना है और साथ ही साथ इनकी उपमा आपको याद रखना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारे आधुनिक साहित्यकारों को और सबसे पहले हम बात करते हैं माखनलाल चतुर्वेदी की। माखनलाल चतुर्वेदी, इनका जन्म होशंगाबाद के बाबई गांव में हुआ था। कहां पर हुआ था? बाबई गांव में। ध्यान रखना, जिला तो आपको याद रखना ही है, साथ ही साथ उस स्थान को भी याद रखना है जहां पर इनका जन्म हुआ था, क्योंकि सीधे सीधे जन्म से प्रश्न पूछे जाते हैं और जो आधुनिक साहित्यकार हैं वह प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। हर साल, हर वर्ष यहां से एक ना एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है, चाहे प्रारंभिक परीक्षा की बात हो और चाहे मुख्य परीक्षा की बात हो। चलिए, तो माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म कहां हुआ? तो इनका जन्म होशंगाबाद के बाबई गांव में हुआ था। कहां पर हुआ था? बाबई गांव में हुआ था। इन्हें एक भारतीय आत्मा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? एक भारतीय आत्मा। इनकी उपमा है कि इन्हें एक भारतीय आत्मा के नाम से पुकारा जाता था। साहित्यकार होने के साथ साथ यह स्वतंत्रता काल के प्रसिद्ध पत्रकार भी थे और अपनी पत्रकारिता के द्वारा लोगों में या जनता में राष्ट्रभक्ति की अलख जगाने में इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो ध्यान रखिएगा, ये क्या थे? ये क्रांतिकारी भी थे, स्वतंत्रता आंदोलनकारी भी थे, पत्रकार भी थे और साहित्यकार भी थे। इनके प्रसिद्ध काव्य की बात करें तो इनके प्रसिद्ध काव्य का नाम है पुष्प की अभिलाषा। पुष्प की अभिलाषा, इसमें पुष्प अपने अंदर चलने वाली भावनाओं को माली के सामने अभिव्यक्त करता है और वह भावनाएं होती हैं राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत। वह कहता है कि मुझे तोड़ लेना बनवाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि को शीश चढ़ाने जिस पथ पर जाएं वीर अनेक। अर्थात उसकी भावनाएं देखिए कि वह कहता है कि हे माली, मुझे तोड़ ले और मुझे भगवान के चरणों में ना चढ़ा के, भगवान के चरणों में अर्पित ना करके मुझे उस पथ पर जाकर फेंक दे जिस पथ पर मातृभूमि को शीश चढ़ाने के लिए या मातृभूमि के लिए बलिदान करने के लिए जो वीर जा रहे हैं। तो इस तरीके की अभिलाषा जो ओजमा श्रेणी में लिखी गई है और जिसमें पुष्प के अंदर की राष्ट्रभक्ति को उजागर किया गया है ताकि लोगों के अंदर भी राष्ट्र को समर्पित होने की भक्ति उनके अंदर जागृत हो जाए। तो इसीलिए इस रचना को इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना भी माना जाता है। यह पद्म भूषण से सम्मानित हैं, अर्थात इन्हें भारत सम्मान में पद्म भूषण का सम्मान प्रदान किया गया है। समाचार पत्रों की बात करें तो माखनलाल चतुर्वेदी के समाचार पत्रों में कौन कौन से प्रमुख हैं? तो इसमें प्रभा, प्रताप और करमवीर नामक समाचार पत्र प्रमुख स्थान रखते हैं। तो इनके समाचार पत्र कौन कौन से थे? प्रभा था, प्रताप था, करमवीर था। तो ये आपको ध्यान रखना, ये पूछ लिया जाता है कि जो माखनलाल चतुर्वेदी हैं उनके समाचार पत्र कौन कौन से थे? तो प्रभा, प्रताप और करमवीर थे।
रचनाओं की बात करते हैं कि माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं कौन कौन सी थीं, तो प्रमुख रचना हमने देखा है कि पुष्प की अभिलाषा, जिसकी रचना इन्होंने बिलासपुर जेल में रहते हुए की थी। कहां पर की थी? बिलासपुर जेल में की थी। तो यह भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि इन्होंने पुष्प की अभिलाषा की रचना कहां पर की थी, तो बिलासपुर जेल में की थी। इसके बाद इनकी रचनाओं में प्रमुख हैं हिमक्रीटनी, हिम तरंगणी, युग चरण, मरण ज्वार, माता, धुजरी, काजल, आज रही, और इसके अलावा साहित्य के देवता। साहित्य के देवता जो है वह प्रसिद्ध गद्य गीत है। कैसा है? प्रसिद्ध गद्य गीत है साहित्य के देवता। ध्रुम, वलय इनके प्रमुख साहित्य थे। इसके बाद इन्होंने कुछ निबंध की रचना की थी, और निबंधों में प्रमुख कौन कौन से थे? गरीब इरादे, अमीर इरादे। कौन कौन से हैं? अमीर इरादे और गरीब इरादे, पांव पांव, कृष्ण अर्जुन युद्ध। इसके बाद अन्य रचनाएं भी हैं जिनमें प्रमुख हैं समय के पांव, जो कि क्या है? संस्मरण है। इसके बाद चिंतक की लाचारी, ये क्या है? भाषण का संग्रह है। और कौन सी है? रंगों की बोली। तो ध्यान रखिएगा, इनकी बहुत सारी रचनाएं, बहुत सारे साहित्य हैं, वो आपको ध्यान रखना है। निबंध कौन से हैं और अन्य रचनाओं में संस्मरण कौन सा है और भाषण संग्रह कौन सा है, आपको ध्यान रखना है। यदि इतना डिटेल में याद नहीं होता है तो आपको अधिकतम इतना तो याद रखना है कि इनकी कम से कम 6 से 7 रचनाएं आपको याद हों। तो क्लियर है? इनके निबंधों में क्या क्या प्रमुख हैं? अमीर इरादे, गरीब इरादे, पांव पांव और कृष्ण अर्जुन युद्ध। यदि अन्य संस्मरण की बात करें तो संस्मरण में समय के पांव, भाषण संग्रह की बात करें तो इसमें चिंतक की लाचारी और रंगों की बारात प्रमुख है। इसके बाद बात करते हैं हम बाल कृष्ण शर्मा नवीन। चूंकि ये नवीन है, नाम के आगे क्या लगा है? नवीन, इसलिए इनकी याद करने के लिए आपको बहुत अच्छी है। जो सही चीज़ें होती हैं, जो साझी चीज़ें होती हैं, सुरक्षित चीज़ें होती हैं, वो कैसी होती नहीं होती हैं। इसलिए बालकृष्ण शर्मा नवीन का जन्म कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश के शाजापुर में हुआ था। कब हुआ था? 1897 ईस्वी में हुआ था, 1897 में हुआ था। तो मैंने आपको बताया है कि सभी साहित्यकारों का आपको जन्म स्थान याद रखना है। तो बालकृष्ण शर्मा नवीन कहाँ के हैं? शाजापुर में जन्मे हैं। यह हिंदी काव्य की प्रगतिशील स्वच्छंदवादी काव्यधारा के प्रसिद्ध कवि थे। किसके थे? प्रगतिशील स्वच्छंदतावादी काव्यधारा के, अर्थात जिसमें नवीन विचारों का संग्रहण किया जाता है, वह विचारधारा कैसी कहलाती है? प्रगतिशील स्वच्छंदवादी विचारधारा कहलाती है। तो उसके कवि कौन थे? बालकृष्ण शर्मा नवीन थे। यह संविधान सभा के सदस्य भी रहे हैं। जब स्वतंत्रता के बाद संविधान सभा का गठन किया जा रहा था तो इन्होंने संविधान सभा की सदस्यता भी ग्रहण की थी, उसके रूप में सदस्य के रूप में कार्य भी किया था। साथ ही साथ हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा दिलाने में भी इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो यदि इनके विषय में योगदान पूछ लिया जाता है तो आपको ध्यान रखना है कि यह कैसे कवि थे? प्रगतिशाली स्वच्छंदवादी काव्यधारा के कवि थे। संविधान सभा के सदस्य के रूप में इन्होंने कार्य किया है। साथ ही साथ हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिलाने में भी इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में योगदान हेतु इन्हें पद्म भूषण का सम्मान प्रदान किया गया था। इनकी यदि हम रचनाओं की बात करें तो इनकी रचनाओं में उर्मिला जो कि महाकाव्य है, प्राण पर्व खंड काव्य है, और कुमकुम, रश्मि रेखा, अपलक, क्वासी और विनोबा स्तवन प्रमुख रचनाएं हैं। ध्यान रखिएगा, एक बार कुमकुम ये पूछी गई है, रश्मि रेखा भी एक बार रचना पूछ ली गई है। तो इस तरीके की रचनाएं आपसे पूछ ली जाती हैं, सीधा लिख दिया जाता है रश्मि रेखा किसकी रचना है, कुमकुम किसकी रचना है। तो जो लड़कियों के नाम पर आधारित हैं, ध्यान रखना, जो रचनाएं हैं वो किसकी हैं? बालकृष्ण शर्मा नवीन की हैं। जैसे कि उर्मिला हो गया, प्रणय पर्व हो गया, कुमकुम, रश्मि रेखा, अपलक, क्वासी, विनोबा स्तवन। तो ये रचनाएं आपको ध्यान रखना है किसकी हैं? बालकृष्ण शर्मा नवीन की हैं। इसके बाद एक प्रमुख इनकी रचना है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसको याद रखना बहुत ही जरूरी है। कौन सी है? हम बिस्पाई जन्म के। कौन सी रचना है? हम बिस्पाई जन्म के। पूछा जाता है हम बिस्पाई जन्म के किसकी रचना है, तो किसकी है? बालकृष्ण शर्मा नवीन की। चलिए अब हम बात कर लेते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान की। सुभद्रा कुमारी चौहान, इनका जन्म कहां पर हुआ था? मध्य प्रदेश के बाहर 1904 में उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में, जिसका भी वर्तमान में नाम प्रयागराज कर दिया गया है। तो इनका नाम जन्म हुआ कहाँ था? तो इलाहाबाद या प्रयागराज में हुआ था। और कब हुआ था? 1904 में हुआ था। ध्यान रखिएगा, सुभद्रा कुमारी चौहान, इन्होंने झंडा सत्याग्रह में, भारत छोड़ो आंदोलन में, इन सभी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और इन सभी में बढ़ चढ़कर भाग लिया था। इन्हें आधुनिक काल की राष्ट्रीय भाव व्यंजक कवयित्री कहा जाता है, अर्थात इन्होंने आधुनिक काल में लोगों के अंदर राष्ट्रीय भावनाओं को जागृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अपने काव्यों के माध्यम से ओजमय शैली में उनको इस तरीके से लिखा था कि लोग उनको पढ़कर राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत हो जाया करते थे और आंदोलन में समाहित हो जाते थे, आंदोलन का सहयोग करने लगते थे।
यह मध्य प्रदेश असेंबली के सदस्य का निर्वाचन भी इन्होंने जीता था और निर्वाचित भी हुई थी, अर्थात यह मध्य प्रदेश असेंबली की सदस्य भी थी। भारतीय जनमानस में नवचेतना, त्याग, बलिदान की भावना जगाने में इनकी जो कविताएं हैं उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। यदि इनकी रचनाओं की बात करें तो इनमें काव्य संग्रह में त्रिधारा, मुकुल, झांसी की रानी, वीरों का कैसा हो बसंत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। जो झांसी की रानी है, इसमें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की वीर पूर्ण शैली में इसका वर्णन बहुत ही अच्छे तरीके से किया गया है और इसको इस तरीके से रचित किया गया है कि लोग इसको पढ़कर राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत हो जाते हैं। इसमें बताया गया है कि एक महिला ने किस तरीके से अंग्रेजों से लोहा लिया था और किस तरीके से उन्होंने उनके दांत खट्टे कर दिए थे। बाल साहित्य की बात करें तो बाल साहित्य में सभा के खेल और सीधे साधे चित्र प्रमुख भूमिका निभाते हैं। कहानी संग्रह में बिखरे मोती और उन्मादी प्रमुख हैं। बिखरे मोती एक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, आगे भी पूछे जाने की संभावना है, तो इस तरीके के साहित्य अलग से पूछ लिए जाते हैं कि बिखरे मोती किसकी रचना है, उन्मादी किसकी रचना है, सीधे साधे चित्र या सभा के खेल क्या है, बाल साहित्य है, कहानी संग्रह या काव्य संग्रह है। तो इस तरीके से आपको इनको अलग अलग तरीके से याद रखना है। बात कर लेते हैं नंद दुलारे वाजपेयी की। नंद दुलारे वाजपेयी, इनका जन्म 1906 में उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में हुआ था। कहां पर हुआ था? उन्नाव जिले में हुआ था। यह प्रगतिवादी एवं छायावादी कवि थे। कैसे कवि थे? प्रगतिवादी थे और छायावादी, दोनों ही कवि थे। यह कई वर्षों तक सागर विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष भी रहे हैं और इन्होंने हिंदी भाषा में अनेक साहित्यों की रचना भी की है। रचनाओं की बात करें नंद दुलारे वाजपेयी की तो इनमें हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी की रचना की। प्रेमचंद्र एक साहित्य विवेचन इसकी रचना की। साथ ही साथ नया साहित्य, नए प्रश्न और साहित्य का आधुनिक युग जैसी रचनाएं और आधुनिक साहित्य, सृजन और समीक्षा, इस तरीके के साहित्यों की रचनाएं देखने को मिलती हैं। ध्यान रखिएगा नंद दुलारे वाजपेयी कि अभी तक रचनाएं तो नहीं पूछी गई हैं यदि हम पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों का अध्ययन करें, परंतु ये जरूर पूछ लेते हैं कि ये कहाँ के कवि थे, मतलब इनका जन्म कहाँ पर हुआ था और इन्होंने क्या योगदान दिया है या किस धारा के कवि थे। तो एक तो नंद दुलारे वाजपेयी को आपको याद रखना है, 3 फैक्ट आपको याद रखना है, साथ ही साथ इनकी रचनाएं भी आप याद कर लीजिएगा, आगे जाके पूछी जा सकती हैं। तो कौन कौन सी हैं? हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, प्रेमचंद्र एक साहित्यिक विवेचन, नया साहित्य, नए प्रश्न, साहित्य का आधुनिक युग और आधुनिक साहित्य, सृजन और समीक्षा। बात करते हैं भवानी प्रसाद मिश्र की। जो भवानी प्रसाद मिश्र है, इनका जन्म 1913 में होशंगाबाद जिले के टिगरिया गांव में हुआ था। कहां पर हुआ था? टिगरिया गांव। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो भवानी प्रसाद मिश्र थे उनका जन्म होशंगाबाद में हुआ था। ध्यान रखिए होशंगाबाद के बाबई में माखनलाल चतुर्वेदी का भी जन्म हुआ था और होशंगाबाद के टिगरिया गांव में भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म हुआ था। यह कैसे कवि थे? तो प्रयोगवादी कवि थे। कैसे थे? प्रयोगवादी कवि थे। यह कवि, लेखक, साहित्यकार होने के साथ साथ आंदोलनकारी भी थे और इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भी बढ़ चढ़कर भाग लिया था और महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इनकी रचनाओं में गांधी दर्शन स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, अर्थात गांधी दर्शन का स्पष्ट प्रभाव इनकी रचनाओं पर पड़ता है। इनकी रचनाओं की बात करें तो इसमें सतपुड़ा के घने जंगल, ऊँघते अनमने जंगल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अर्थात इनकी रचनाओं में सबसे प्रसिद्ध रचना की बात करें तो सतपुड़ा के घने जंगल इनकी प्रसिद्ध रचना है। बचपन से आप सब पढ़ते आ रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि सतपुड़ा के घने जंगल किसकी रचना है, ऊँघते अनमने जंगल किसकी रचना है। तो ये पूरा नाम एक ही है। इसके बाद गीत फरोश और चकित हैं दुख, इसके अलावा अंधेरी कविताएं, बुनी हुई रस्सी, गांधी, पंचसप्ती, सन्नाटा हूं फिर भी बोल रहा हूं, इस तरीके से इसका उल्लेख है। खुशबू के शिलालेख और तू उसकी आग और नीली रेखा तक, इस तरीके की इनकी रचनाओं का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। यह रचनाएं आपको याद करनी है सभी की सभी, क्योंकि पूछ ली जाती हैं कि बुनी हुई रस्सी किसकी रचना है, गांधी सप्तशती किसकी रचना है, सन्नाटा हूँ फिर भी बोल रहा हूँ किसकी रचना है। तो रचनाएं आपको याद रखनी है। एक बार फिर से बता देता हूं कि इनकी रचनाओं में कौन कौन सी प्रमुख हैं। भवानी प्रसाद मिश्र में सतपुड़ा के घने जंगल, ऊँघते अनमने जंगल, गीत फरोश, चकित हैं दुख, अंधेरी कविताएं, बुनी हुई रस्सी, गांधी, पंचसप्ती, सन्नाटा हूं फिर भी बोल रहा हूं, खुशबू के शिलालेख, तू उसकी आग और नीली रेखा तक, इस तरीके की इनकी रचनाएं प्रमुख हैं। शिव मंगल सिंह सुमन,
शिवमंगल सेन सुमन की बात करें तो इनका जन्म 1915 में उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के झागर गांव में हुआ था। झागरपुर स्थान पर हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। तो जो शिवमंगल सेन सुमन है, इनका जन्म कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश के बाहर ही हुआ था, उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के झागर गांव में हुआ था, झागरपुर स्थान पर हुआ था। हिंदी साहित्य के शीर्ष कवियों में सुमन जी अध्यापक, कुशल प्रशासक, प्रखर चिंतक और आलोचक कवि तथा साहित्यकार के रूप में जाने जाते हैं। ध्यान रखिए, ये कुशल प्रशासक भी थे, अध्यापक भी थे, प्रखर चिंतक भी थे, आलोचक कवि और साहित्यकार, इन सभी उपमाओं से यह नवाजे गए थे और इन सभी में यह प्रवीण थे। ध्यान रखिएगा ये क्या क्या इनकी विशेषताएं हैं। साहित्य के लिए इन्हें पद्म भूषण, भारत भारती सम्मान 1993 में मध्य प्रदेश सरकार ने शिखर सम्मान से भी इसे सम्मानित किया था। तो क्या क्या मिला है इनको? पद्म भूषण मिला है, भारत भारती मिला है और मध्य प्रदेश शिखर सम्मान, इन सभी से इन्हें नवाजा गया है। यदि हम शिवमंगल सेन सुमन की रचनाओं की बात करें तो इनकी रचनाओं में प्रमुख हैं हिलोल, विश्वास बढ़ता ही गया पर आंखें नहीं भरी। कौन कौन सी हैं? हिलोल है, विश्वास बढ़ता ही गया, आंखें भरी नहीं, जीवन के गान, मिट्टी की बारात, बिंद हिमालय और युग का मोल। इस तरीके की इनकी रचनाएं प्रमुख स्थान रखती हैं। यह रचनाएं आपको सभी याद रखनी है कि शिवमंगल सेन सुमन की कौन कौन सी रचनाएं हैं, क्योंकि मैं आपको बार बार बोल चुका हूं कि रचनाएं सीधी दे दी जाती हैं 3 नंबर में, ये क्या कि यह रचना किसकी है, यह प्रश्न पूछा जाता है, या फिर दे दिया जाएगा शिवमंगल सेन सुमन, तो इसके विषय में आपको लिखना होगा। चूंकि यह मध्य प्रदेश के आधुनिक साहित्यकार हैं तो इनके साहित्य 1-2 तो आपको लिखने ही पड़ेंगे, तभी जाके आपको नंबर मिलेंगे। तो इनकी साहित्य या रचनाएं कौन कौन सी हैं? हिलोल, विश्वास बढ़ता ही गया, आंखें भरी नहीं, जीवन के गान, मिट्टी की बारात, बिंद प्रदेश और युग का मोल इनकी प्रमुख रचनाओं में प्रमुख स्थान रखते हैं। इसके बाद गजानन माधव मुक्तिबोध की बात कर लेते हैं। गजानन माधव मुक्तिबोध, इनका जन्म 1917 में शिवपुर जिले में हुआ था। कहां पर हुआ था? शिवपुर जिले में हुआ था। यदि यह क्या थे? प्रगतिशील धारा के प्रमुख कवि थे, लेखक थे, कहानीकार और समीक्षक थे। तो इनकी विशेषताएं क्या क्या हैं? यह कवि होने के साथ साथ लेखक भी थे, कहानीकार भी थे और समीक्षक भी थे। ये किसी भी चीज की समीक्षा भी किया करते थे। हिंदी साहित्य में इन्हें मुक्तिबोध के नाम से जाना जाता था। इनका नाम क्या था? गजानन माधव था। मुक्तिबोध इनकी उपमा थी। मुक्तिबोध के नाम से इन्हें हिंदी साहित्य में उपमा दी गई थी। इन्होंने अपनी कविताओं में फैंटेसी शैली का प्रयोग किया था और मानव की जटिल संभावनाओं को उभारने का भी प्रयास किया था। तो ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है कि अपनी रचनाओं में फैंटेसी शैली का उपयोग किस साहित्यकार ने, मध्य प्रदेश के किस साहित्यकार ने किया है? तो गजानन माधव मुक्तिबोध ने किया है। और गजानन माधव मुक्तिबोध कवि, लेखक, कहानीकार होने के साथ साथ एक समीक्षक भी थे। इनका जन्म शिवपुर जिले में हुआ था। इनकी यदि हम रचनाओं की बात करें तो इनकी रचनाओं में प्रमुख हैं, जैसे हम कविता की बात करें तो कविता में चांद का मोह टेढ़ा, भूरी भूरी खाक धूल, ये बहुत ही प्रमुख हैं। यहां से प्रश्न पूछे जाने की संभावना ज्यादा होती है। तो कौन कौन सी कविताएं हैं? चांद का मोह टेढ़ा और भूरी भूरी खाक धूल। फिर कहानी में काठ का सपना और सतह से उठता आदमी प्रमुख है। कहानी में कौन कौन सी हैं? काठ का सपना और सतह से उठता आदमी। उपन्यास की बात करें तो बिपाशा इनका उपन्यास है। आलोचना की बात करें तो कामायनी, एक पुनर्विचार, नई कविताओं का आत्मसंघर्ष इनमें प्रमुख है। कौन कौन से हो गए? कामायनी, एक पुनर्विचार, नई कविताओं का आत्मसंघर्ष, नए साहित्य का सौंदर्य, ये इनकी आलोचनाएं हैं या आलोचना जो समीक्षा की जाती है या जो व्यंग साहित्य लिखे जाते हैं उनमें यह प्रमुख है। आत्माख्यान की बात करें तो इनमें एक साहित्य की डायरी प्रमुख है। बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, यह पूछी जाती है। इतिहास की बात करें तो इतिहास और संस्कृति इनकी प्रमुख रचना है। तो इस तरीके की इनकी रचनाएं हैं। आपको ध्यान रखना है कि चांद का मोह टेढ़ा और भूरी भूरी खाक धूल इनकी कविताओं में आती हैं। काठ का सपना और सतह से उठता आदमी इनकी कहानियों में आता है। बिपाशा इनका उपन्यास है और कामायनी एक पुनर्विचार, नई कविताओं का आत्मसंघर्ष और नए साहित्य का सौंदर्य, यह इनकी आलोचनाएं हैं या इनके व्यंग साहित्य हैं। आत्माख्यान में एक साहित्य की डायरी और इतिहास में इतिहास और संस्कृति प्रमुख स्थान रखते हैं। हरिशंकर परसाई की बात करें तो हरिशंकर परसाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो होशंगाबाद के जमानी ग्राम में हुआ था। किसमें हुआ था? जमानी ग्राम में। तो यह आपको ध्यान रखना है। यह हिंदी साहित्य के क्या थे? व्यंगकार थे, प्रसिद्ध व्यंगकार थे, अर्थात यह आलोचक थे। यह आलोचना करने में झिझक महसूस नहीं करते थे। इनकी रचनाओं में आलोचनाओं को प्रमुखता से रखा जाता था।
यह समाज में फैल रही कुरीतियां पर कठोर प्रहार करते थे और आलोचनाओं के माध्यम से उनको लोगों के सामने उजागर करते थे। इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी पुरस्कृत किया गया था, सम्मानित किया गया था। इनकी मासिक पत्रिका का नाम क्या था? वसुधा था। तो पूछा जाता है कि वसुधा किसकी मासिक पत्रिका थी? तो हरिशंकर परसाई की थी। और हरिशंकर परसाई कैसे साहित्यकार थे? तो एक व्यंग्य साहित्यकार थे। रचनाओं की बात करें तो इनका उपन्यास में रानी नागफनी की कहानी और तट की खोज प्रमुख हैं। क्या क्या हैं? रानी नागफनी की कहानी और तट की खोज। निबंध की बात करें तो तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे और बेईमानी की परत इनके प्रमुख निबंध हैं। कौन कौन से? तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे और बेईमानी की परत, पगडंडियों का जमाना, समाचार का ताबीज और शिकायत मुझे भी है। यदि हम कहानी की बात करें तो हंसते हैं रोते हैं उनके दिन फिरे। तो इनकी कहानियों में क्या क्या प्रमुख है? हंसते हैं, रोते हैं और उनके दिन फिरे। व्यंग की बात करें तो ठिठुरता हुआ गणतंत्र। आप देख सकते हैं कि गणतंत्र की किस तरीके से जो स्थिति थी उसका इन्होंने विवेचनापूर्ण व्यंग्यकार तरीके से, व्यंग्यकार शैली में इसका वर्णन किया था। तो ठिठुरता हुआ गणतंत्र, विकलांग श्रद्धा का दौर और तिरछी रेखाएं इनके प्रमुख व्यंग्यकार हैं। साथ ही साथ इन्होंने की व्यंग रचनाओं में वैष्णव की विफलता भी, वैष्णव की फिसलन भी प्रमुख स्थान रखती है। तो क्या क्या हो गया? उपन्यास में हमने देखा रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज। निबंध में देखा तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे और बेईमानी की परत, पगडंडियों का जमाना, समाचार का ताबीज और शिकायत मुझे भी है। ऐसे ही हमने कहानी में देखा हंसते हैं रोते हैं और उनके दिन फिरे। व्यंग्य की बात करें, व्यंग्य साहित्य की बात करें तो इसमें ठिठुरता हुआ गणतंत्र, विकलांग श्रद्धा का दौर, तिरछी रेखाएं और वैष्णव की फिसलन प्रमुख हैं। बात करते हैं हम शरद जोशी की। शरद जोशी, इनका जन्म 1931 में उज्जैन में हुआ था। कहां पर हुआ था? उज्जैन में हुआ था। इन्हें आधुनिक भारत के अनूठे व्यंग रचनाकार के रूप में जाना जाता है। तो शरद जोशी भी कैसे थे? व्यंग्यकार थे, व्यंग रचनाकार थे। इनकी रचनाओं में भी व्यंग को प्रमुखता से रखा गया था। रचनाओं की बात करें तो इसमें व्यंग संग्रह में क्या क्या है? रहा किनारे बैठ, जीप पर सवार इल्लियां। ध्यान रखना, ये जीप पर सवार इल्लियां बहुत ही महत्वपूर्ण इनका व्यंग्यकार रचना है, जो कि पूछी जाती है कि जीप पर सवार इल्लियां किसकी रचना है? तो किसकी है? शरद जोशी की है। और यथा संभव। नाटक की बात करें तो अंधों का हाथी, एक गधा उर्फ उलादाद खां, ये प्रमुख है। तो एक गधा बस याद रख लीजिए, आप इतना भी लिख देंगे तो चल जाता है। एक गधा उर्फ उलादाद खां इसकी प्रमुख नाटक है। फिल्म लेखन की बात करें तो इन्होंने फिल्म लेखन में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है और सांच को आंच नहीं जैसी फिल्म का लेखन भी किया है। दूरदर्शन में जो धारावाहिक सीरियल चलते हैं उनको भी लिखने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। इन्होंने जैसे सिंहासन बत्तीसी और ये जो है जिंदगी जैसे सीरियलों को भी लिखा है, उनकी भी इन्होंने रचना की है। मुल्ला रामजू की बात करें तो इनका जन्म भोपाल में हुआ था और यह उर्दू साहित्य के प्रमुख साहित्यकार थे। तो मुल्ला रामजू किसके साहित्यकार थे? उर्दू साहित्य के साहित्यकार थे। इन्होंने गुलाबी उर्दू शैली का आविष्कार किया था। किसका आविष्कार किया था? गुलाबी उर्दू शैली का। भोपाल स्थित जो संस्कृत भवन है उसका नाम मुल्ला रामजू संस्कृत भवन रखा गया है, अर्थात इन्हीं के नाम पर उस भवन का नाम रखा गया है। इनकी रचनाओं की बात करें तो इनकी रचनाओं में प्रमुख हैं औरत जात, शादी, लाठी और भैंस और शिफा खाना और जिंदगी। कौन कौन सी हैं? एक है औरत जात, शादी, लाठी और भैंस, शिफा खाना और जिंदगी प्रमुख रचनाएं हैं। इसके साथ ही साथ जंग भी इनकी प्रमुख रचनाओं में शामिल है। बात कर लेते हैं हरिकृष्ण देवसरे की। हरिकृष्ण देवसरे ये भी मध्य प्रदेश के आधुनिक काल के महान साहित्यकार थे, जिनका जन्म नागौद मध्य प्रदेश में हुआ था। मध्य प्रदेश के नागौद में हुआ था। ये कैसे साहित्यकार थे? तो यह बाल साहित्यकार थे। इनकी रचनाओं में बच्चों के लिए जो साहित्य प्रमुख होते हैं उनकी रचनाएं देखने को मिलती हैं। 2004 में इन्हें हिंदी साहित्य के लिए साहित्यकार सम्मान से सम्मानित किया गया था। इनकी रचनाओं की बात करें तो बाल साहित्य में कौन कौन सी रचनाएं प्रमुख हैं? तो इसमें है बच्चों का खेल, आओ चांद के देश चलें, लवैनी और मंगल ग्रह का राजू। कौन कौन से हैं? बच्चों का खेल, बच्चों का, आओ चांद के देश चलें, लवैनी, मंगल ग्रह का राजू, डाकू का बेटा और श्वान यात्रा। तो ये इनकी रचनाएं हैं जो प्रमुख रूप से बाल साहित्य के रूप में रचित की गई हैं। चंद्रकांत देवतले की बात करते हैं तो ये भी मध्य प्रदेश के महान आधुनिक साहित्यकार थे, जिनका जन्म ज्वालाखेड़ा बैतूल में हुआ था। कहां पर हुआ था? ज्वालाखेड़ा बैतूल में हुआ था। यह प्रसिद्ध रचनाकार के साथ साथ लेखक भी थे। इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है, तो ये इनकी उपलब्धि है। इनकी रचनाओं की बात करें
तो इनमें हड्डियों में छिपा ज्वार, इनकी रचनाओं में प्रमुख क्या है? हड्डियों में छिपा ज्वार, पत्थर की बेंच, दीवारों पर खून, रोशनी और मैदान की तरफ भूखंड तप रहा है और इतनी पत्थर रोशनी प्रमुख रचनाएं हैं। कौन कौन सी हो जाएंगी? हड्डियों में छिपा ज्वार, पत्थरों की बेंच, दीवारों पर खून से रोशनी के मैदानों की तरफ और भूखंड तप रहा है और इतनी पत्थर रोशनी इनकी प्रमुख रचनाओं में समाहित है। बात करते हैं मालती जोशी की। मालती जोशी का जन्म औरंगाबाद के महाराष्ट्र में हुआ था और यह एक महिला कवयित्री थी जिनका संबंध मध्य प्रदेश के साहित्य से था, अर्थात मध्य प्रदेश साहित्यकारों से इनका संबंध था। आधुनिक समय की ये क्या थी? महिला कहानीकार और उपन्यासकार थी, जो उपन्यास और कहानी दोनों की रचना किया करती थी। इनकी रचनाओं की बात करें तो वो तेरा घर, ये मेरा घर, मेरी रंग दी चुनरिया और एक और देवदास, इस तरीके की रचनाएं इनकी प्रमुख हैं। साथ ही साथ कहानी की बात करें तो औरत एक रात है, पिया पीर ना जानी रे, इस तरीके की कहानियां इन्होंने लिखी हुई थी। बात करते हैं अटल बिहारी वाजपेयी की, जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री भी रहे हैं और मध्य प्रदेश से इनका संबंध है क्योंकि मध्य प्रदेश के ग्वालियर में इनका जन्म हुआ था। यह मध्य प्रदेश के साहित्यकारों की श्रेणी में भी प्रमुख स्थान रखते हैं। यह कवि, पत्रकार और प्रबुद्ध वक्ता तीनों थे। कौन कौन थे? वक्ता भी थे, पत्रकार भी थे और कवि भी थे। इनकी यदि हम रचनाओं की बात करें तो मेरी संसदीय यात्रा, मेरी 51 कविताएं, जनसंघ और मुसलमान इनकी प्रमुख रचनाएं। तो ये रचनाएं आपको याद रखना है कि मेरी संसदीय यात्रा, मेरी 51 कविताएं और जनसंघ और मुसलमान, यह किनकी रचना है? तो यह अटल बिहारी वाजपेयी की रचना है। बात कर लेते हैं हम दिनकर सोनवालकर की। दिनकर सोनवालकर ये भी मध्य प्रदेश के महान साहित्यकार हैं जिनका जन्म दमोह में हुआ था। कहां पर हुआ था? दमोह में। इनकी रचनाओं की बात करें तो इसमें स्मृति के पल, आत्मीय संगीत, त्रियोगी और ज्वाला और फूल प्रमुख हैं। कौन कौन सी प्रमुख हैं? स्मृति के पल, आत्मीय संगीत, त्रियोगी और ज्वाला और फूल। तो ये अन्य साहित्यकारों में आ जाते हैं, इतने महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन स्टार्टिंग के जो भी साहित्यकार थे वह बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों हमने मध्य प्रदेश के प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक साहित्यकारों का अध्ययन किया और उनके विषय में जानने का प्रयास किया। अब हम समझ लेते हैं मध्य प्रदेश के लोक साहित्य के विषय में कि मध्य प्रदेश के लोक साहित्य में कौन कौन से साहित्यकार आते हैं और उन्होंने किस तरीके से लोक साहित्य की रचना की और किस तरीके से उसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया। लोक साहित्य, तो इसमें सबसे प्रमुख स्थान रखते हैं ईसुरी का जन्म की बात करें तो इनका जन्म 1898 में मऊ, रानीपुरा, झांसी, उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहां पर हुआ था? मऊ, रानीपुरा, झांसी, उत्तर प्रदेश में। ध्यान रखना, ईसुरी का जन्म आपको ध्यान रखना है। और ईसुरी क्या थे? मध्य प्रदेश के लोक साहित्यकार थे। ये बाद में मध्य प्रदेश आकर रहने लगे थे और मध्य प्रदेश के लोक साहित्य के निर्माण में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इन्होंने किसका आविष्कार किया था? तो इन्होंने फाग का आविष्कार किया था। किसका आविष्कार किया था? फाग का आविष्कार किया था। जो फाग गाई जाती है उसका आविष्कार किया था। बुंदेलखंडी लोक बोली में इन्होंने साहित्य की रचना की थी। ध्यान रखिएगा, जो फाग है वो बुंदेलखंड और बघेलखंड के साथ साथ मालवा में भी गाई जाती है। फाग के समय ये गाई जाती है और इन्होंने बुंदेलखंड में लोकगीत साहित्य की भी रचना की थी। जो बुंदेलखंड में लोकगीत गाए जाते हैं उनकी रचना भी किसने की थी? ईसुरी ने की थी। इसीलिए ईसुरी को बुंदेलखंड का जयदेव कहा जाता है। ईसुरी को क्या कहा जाता है? बुंदेलखंड का जयदेव कहा जाता है। बात करते हैं घाघ की। घाघ ये भी क्या थे? मध्य प्रदेश के लोक साहित्यकार थे जिनका जन्म 1753 में कन्नौज के निकट हुआ था। कहां पर हुआ था? कन्नौज के पास में हुआ था और यह अकबर के समकालीन थे। इन्होंने कृषि को सर्वोत्तम व्यवसाय घोषित किया था। तो किसको बढ़ाने में इन्होंने योगदान दिया था? कृषि को बढ़ाने में। और उन्होंने कृषि को ही सर्वोत्तम व्यवसाय के रूप में घोषित किया था। इन्हें कृषि पंडित के नाम से भी जाना जाता था। किसके नाम से जाना जाता था? कृषि पंडित के नाम से जाना जाता था। तो ध्यान रखिएगा, घाघ यदि आपसे आ जाते हैं तो ये मध्य प्रदेश के लोक साहित्यकार थे। कृषि को बढ़ाने के लिए इन्होंने लोक साहित्यों की रचना की थी। कृषि से संबंधित थी इनकी लोक साहित्य, इसलिए इन्हें कृषि पंडित भी, कृष्ण पंडित भी कहा जाता। कृषि पंडित नहीं, सॉरी, कृष्ण पंडित कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कृष्ण पंडित कहा जाता था। और इनका लोक साहित्य जो था वह कृषि से संबंधित था। संत सिंगाजी की बात करते हैं। संत सिंगाजी जिनका जन्म 1571 में बड़वानी स्टेट के ग्राम खजूरी में हुआ था। कहां पर हुआ था? ग्राम खजूरी में हुआ था। और खजूरी कहां आती है? बड़वानी के अंतर्गत आती है। इनकी मृत्यु पिपलिया, खंडवा में हुई थी और यहीं पर प्रतिवर्ष इनका संत सिंगाजी का मेला भी भरा जाता है या लगाया जाता है।
जिस प्रकार से कबीर साखियां गाते थे उसी तरीके से संत सिंगाजी भी क्या करते थे, साखियां गाते थे। इन्होंने निमाड़ी बोली में 7 बार, 12 मासी, 15 तिथि और दोषबोध और नारद का रचना की थी। नारद जैसी रचनाएं इन्होंने की थी। तो ध्यान रखिएगा इनकी रचनाओं को, लोक साहित्य को आपको ध्यान रखना है कि इन्होंने जो लोक साहित्य की रचना की है वो निमाड़ी बोली में की है। और कौन कौन सी हैं, 7 बार, 12 मासी, 15 तिथि, दोषबोध और नारद इनकी प्रमुख लोक साहित्य की रचनाएं हैं। बात कर लेते हैं जगनिक की। जगनिक जो कि बुंदेलखंड से संबंधित थे, इनका जन्म 1230 ईस्वी में हुआ था। यह कलिंजर नरेश परिमल देव के दरबारी कवि होने के साथ साथ एक प्रमुख योद्धा भी थे। उन्होंने परिमल देव के साथ बहुत सारे युद्धों में भाग भी लिया था और अपनी सूरवीरता का प्रदर्शन भी किया था। इनकी यदि हम रचनाओं की बात करें तो इनकी रचनाओं में परिमल रासो, जिसमें जो परिमल राजा हैं, नरेश परिमल देव हैं, इनका ओजमय श्रेणी में वर्णन किया गया है और इनके शासन की पद्धति का भी यहाँ पर वर्णन है। इनके द्वारा लड़े गए युद्धों का भी इसमें ओजमय श्रेणी से वर्णन किया गया है। साथ ही साथ इनकी प्रमुख रचना है आल्हाखंड। आल्हाखंड इसे सर्वप्रथम इलियट महोदय ने लिपिबद्ध किया था और मुंशी राम स्वरूप ने हिंदी में अनुवादित किया था। ध्यान रखिए, आल्हाखंड 5 नंबर में पूछे जाने की संभावना बहुत ज्यादा है, इसलिए इसको बहुत अच्छे से तैयार करना है। तो आल्हाखंड किसकी रचना है, तो ये आपको ध्यान रखनी है। साथ ही साथ इसे सबसे पहले लिपिबद्ध किसने किया था, तो इलियट महोदय ने किया था। और इसे हिंदी में अनुवाद इसका किसने किया था, तो मुंशी राम स्वरूप ने किया था। इसमें कलिंजर के 2 महान योद्धा थे, कलिंजर नरेश के 2 महान योद्धा थे जो उनकी सेना में भर्ती थे, जिन्हें आल्हा और उदल कहा जाता था। तो आल्हा उदल के स्वरियों का गीत के रूप में इसमें वर्णन किया गया है। अर्थात इनके द्वारा जितनी भी 52 लड़ाइयां लड़ी गई थीं, उन 52 लड़ाइयों में इन्होंने किस तरीके से जीत हासिल की थी, किस तरीके से अपने शौर्य का प्रदर्शन किया था, उसका बहुत ही ओजमय श्रेणी से वर्णन किया गया है। काव्य के रूप में ओजमय श्रेणी से वर्णन किया गया है। कितनी लड़ाइयों का वर्णन है, 52 लड़ाइयों का वर्णन है। और यह विश्व की सबसे लंबी लोक गाथा है। तो पूछा जाता है विश्व की सबसे लंबी लोक गाथा कौन सी है, तो आल्हाखंड है। आल्हाखंड किसके द्वारा रचित है, तो आपको ध्यान होना चाहिए कि किसके द्वारा रचित है। इसका सबसे पहले लिपिबद्ध किसने किया है और हिंदी भाषा में इसे किसने अनुवादित किया है। तो क्लियर हुआ। इस तरीके से यह मध्य प्रदेश के लोक साहित्य होते हैं। लोक साहित्य के विषय में हमने अध्ययन किया। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे और मध्य प्रदेश के संगीतकार और चित्रकारों को समझने का प्रयास करेंगे। मध्य प्रदेश की चित्रकला को समझेंगे, चित्रकारों को समझेंगे, उन्होंने किस तरीके से योगदान दिया, कहाँ के वह निवासी थे, उन सभी को हम समझने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।